हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक के मैथ क्लासेज में। आज हम 9th क्लास के एक ऐसे टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जो अपने आप में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो हम शुरू करते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या होती है? संख्याओं का विभिन्न रूपों में निरूपण, कौन कौन सी संख्याएँ कौन कौन से नामों से जानी जाती है, कितने प्रकार के नंबर होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे संख्याएँ तो बहुत अनंत संख्याएँ, लेकिन उनको किन किन तरह से बांटा गया है, इनके बारे में आज हम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू हम करते हैं प्राकृतिक संख्याओं से। इन्हें नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो हम जानते हैं कि संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाता है। जैसे एक संख्या रेखा होती है, बीच में 0 होते हैं, इधर नेगेटिव नंबर होते हैं, इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं। 1 से 2 3 ऐसे नंबर होते हैं। तो हम 1 से चलना प्रारंभ करते हैं तो अनंत तक चलते रहते हैं। तो बहुत सी संख्या होती है। इन सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, अर्थात 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। और इसे हम n से डिनोट करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है। तो चलो हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। अब हम 1 से लेके अनंत तक की संख्याओं को लेकर यदि उनमें शून्य को भी शामिल कर ले तो इन सब के समुच्चय को हम पूर्ण संख्याओं में शामिल कर लेंगे। अर्थात 0 से लेके अनंत तक की संख्याओं के समुच्चय को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसको हम W से डिनोट करते हैं। W से डिनोट किया जाता है पूर्ण संख्याओं को। और इसी तरह हम पूर्णांक संख्याओं की बात करें तो अगर हम पूर्ण संख्याओं के साथ साथ में अगर ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लेते हैं तो इन सब के समुच्चय को हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। और इन्हें हम Z से डिनोट करते हैं। तो अर्थात पूर्ण संख्याओं व ऋणात्मक संख्याओं के समुच्चय को हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। और इसी तरह परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती है ये जानेंगे आज हम इस क्लास में। तो शुरू करते हैं। वे सभी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उनको हम परिमेय संख्याओं की सूची में रखते हैं। P/Q के रूप में लिखा जा सके उन सभी को हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो जैसे हम देखते हैं, जैसे 1/3, 4/5 ऐसी भी कुछ संख्याएं होती है, उनको हम परिमेय संख्याओं की श्रेणी में रखते हैं। और भी देखें तो हम जैसे 2, 3, 4 इनको भी हम परिमेय संख्याएं कह सकते हैं। क्यों? ये P/Q के रूप में नहीं है, तो आपको लगता है ये नहीं है, तो ये भी P/Q के रूप में ही है। अगर हम इनके भी बटे में 1 लगा दें, जैसे 2 के बटे में 1 लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3 के बटे में 1 लगा सकते हैं, 4 के बटे में 1 लगा सकते हैं। इसी प्रकार हम 2, 3, 4 प्राकृत संख्याओं को भी हम परिमेय संख्याओं की श्रेणी में रख सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। और इसका एक प्रतिबंध है जहाँ पर Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात हर 0 नहीं होना चाहिए, भिन्न का हर 0 नहीं होना चाहिए,
तभी वो परिमेय संख्या कहलाएगी। और अपरिमेय संख्याएं, तो इसका उल्टा अपरिमेय संख्याएं होती है जो यदि हम किन्हीं संख्याओं को p बटा q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते तो हम उनको अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे हम बात करें √2, तो हम इसको p बटा q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते क्योंकि √2 का मान बहुत बड़ा होता है, अर्थात ये बढ़ता ही जाता है, लगातार बढ़ता ही जाता है, इस पॉइंट के बाद में बहुत लंबा होता है, तो हम इसका मान निर्धारित नहीं कर सकते, तो ये अपरिमेय संख्याएं। और वास्तविक संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं व परिमेय संख्याओं व अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे सभी प्राकृत संख्याएं अर्थात सभी पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं, और सभी परिमेय संख्याओं व अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो इसी तरह हम आगे बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। तो अब हम बात करेंगे कि 2/5 व 3/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपको एक बात और बता दूं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है, अर्थात 2 संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये अनंत कहाँ से आ गई, 1 और 2 के बीच में भी बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती है। तो अब हम ज्ञात करेंगे 2/5 व 3/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं। तो चलो शुरू करते हैं हम ज्ञात करना। 2/5 व 3/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं। यदि मैं इसको 10 से गुणा कर दूं ऊपर नीचे दोनों तरफ, और इधर भी 10 से गुणा कर दूं ऊपर नीचे दोनों तरफ, तो 20/50 और ये 30/50 हो जाएगा। और इसी तरह हम बात करेंगे 20/50 और 30/50 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं। तो हम 21/50, 22/50, 23/50, वैसे 24/50 और 25/50, तो ये 5 परिमेय संख्याएं हो गई 2/3 व 5/3, 3/5 के मध्य। और इसी तरह हम 26/50, 27/50, 41/50 को भी हम 2/3 व 3/5 के बीच में ही काउंट करेंगे। तो अनंत परिमेय संख्याएं होती है किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में। एक और उदाहरण लेके हम आपको बताएं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सॉरी, यहाँ पर मिस है। तो 3/5 व 3/4 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो चलो शुरू करते हैं। 3/5 व 3/4 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं। तो इसको भी 10 से गुणा करेंगे, इसको भी 10 से गुणा करेंगे, इसको भी हम ऊपर 10 से गुणा करेंगे, इसको भी 10 से गुणा करेंगे। तो वैसे हम आपको सरल रूप में बताएं तो यदि हम इनको 3/5 को हम 4 से गुणा करें और इसको भी 4 से गुणा करें ऊपर नीचे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इधर भी 3/4 को हम 5 से गुणा करें ऊपर नीचे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 12/20
और इधर 1 मिनट, और इधर 15/20 हो जाएगा। तो इनके मध्य हम 5 परिमेय संख्याएं याद कर सकते हैं। यदि हम तीन से और गुणा कर दें तो भारतीय 36, 15 45, तो 36/20 व 45/20 के मध्य हम 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। 36/20 व 45/20 के मध्य हम 5 परिमेय संख्याएं 37/20, 38/20, 39/20, 40/20, ऐसे ही 41/20, ये 5 परिमेय संख्याएं हो गई। इसी तरह हम आगे बात करेंगे हम और भी उदाहरण ले सकते हैं। तो हम एक उदाहरण और लेके आपको बताएं। यदि हम 8/5 व 13/5 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं याद करें तो ऐसे इसको 10 से गुणा कर सकते हैं, इसको भी 10 से गुणा कर सकते हैं, इसको भी 10 से गुणा कर सकते हैं, इसको भी 10 से गुणा कर सकते हैं। तो ये 80/50 और ये 130/50। तो हम लिखेंगे 80/50 और 130/50, 80/50 और 130/50 के मध्य 10 परिमेय संख्या हैं। तो 81/50, 82/50, 83/50, 84/50, 85/50। तो इसी तरह हम 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। आगे 86/50, 87/50, 88/50 तो हम ज्ञात कर सकते हैं। और इसके बाद हम बात करें अपरिमेय संख्याओं की, तो आगे चलते हैं और आपको बताते हैं एक उदाहरण लेके कि √2 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। और ये एक परिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे। तो हम आपको बता दें कि सबसे पहले हमको एक सरल रेखा खींचनी है और उस पर पॉइंट डिनोट करते हैं। जैसे ये -2, ये -1, ये +1, ये +2, ये +1, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2। तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर एक यूनिट का हम लंबाई लेंगे और इसी पर हम 90 डिग्री का कोण एक यूनिट का बनाएंगे और 1 यूनिट लंबाई का बनाएंगे। और हम 0 से इस यहाँ तक मिलाएंगे तो हम एक त्रिभुज बन जाएगा AOB। और AOB में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। AOB में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। AB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर में OA का स्क्वायर बराबर में OA का स्क्वायर। तो हम 2 हो गया और OA को हम स्क्वायर है तो इधर रूट लगा देंगे तो OA का मान √2 आ जाएगा। तो अब √2 आ गया। और अब ये 1 मिनट, ये
यहाँ से इतनी लंबाई का एक √2 का लंबाई का कर्ण आ गया हमारे पास। और इसी कर्ण को लेते हुए एक त्रिज्या मानते हुए हम एक त्रिभुज बनाएंगे यहाँ से इसी त्रिज्या का। और ये यहाँ से एक चाप बनाते बनाते यहाँ पर आके मिलेगा सरल रेखा पे। और वहाँ पर हम यहाँ पर हम √2 अंकित कर देंगे। तो हमने सरल रेखा पे इस बिंदु पे √2 मान निकाल लिया। तो इसी तरह हम √3 पे √4 पे निकाल सकते हैं, क्योंकि √2 इतनी लंबाई का √2 हो गया तो इसका आधा √1 √2 √3 इतना आ जाएगा। इसे हम √4 √5 निकाल सकते हैं। और अब हम आगे बात करते हैं दशमलव प्रसार की। तो दशमलव प्रसार क्या होता है, कैसे इसको डिफाइन किया जाता है, कैसे इसको परिभाषित किया जाता है, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो हम देखते हैं कि दशमलव प्रसार जैसे 3/5 का दशमलव प्रसार कीजिए, तो हम 3/5 का मान निकालेंगे तो 0.6 आ जाएगा। यदि 3 में हम 5 का भाग दें तो 0.6 आ जाएगा। और यदि हम 10/7 में भाग दें तो कितना आएगा, पॉइंटों में चलता रहेगा आगे तक। जैसे 1.42 फिर 2 आगे चलता ही रहेगा। वैसे आगे बढ़ता रहेगा, ये अंत नहीं होगा। तो हम इसी तरह √2 की बात करें तो √2 भी एक अपरिमेय संख्या है, तो ये भी आगे चलती रहेगी, इसका भी कोई अंत नहीं होगा। तो ये संख्या है जो एक निश्चित बिंदु के पॉइंट के बाद में इसका अंत हो गया, तो इसको हम शांत दशमलव कहेंगे। और इसके बारे में हम कल और डीप में बात करेंगे। तो हम आज आपको थोड़ा थोड़ा बताएंगे। तो इसको हम शांत दशमलव कहेंगे और इसको हम अशांत दशमलव कहेंगे। तो अशांत दशमलव भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसे हम आपको बताएं एक उदाहरण लेके। तो इसको मिटाते हैं हम। तो देखते हैं दशमलव का, जैसे 3.4845763 ऐसे लगभग आगे तक चलती रहती है एक संख्या। और एक संख्या है 3.99999। ये अशांत संख्याएं दोनों। ये एक निश्चित क्रम में नहीं चल रही है और एक निश्चित क्रम में चल रही है अंक के बाद। तो ये इसकी 9 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है अनंत तक, और इसमें कोई पुनरावृत्ति नहीं हो रही। तो इसको हम अनावर्ती, इसकी बार बार आवृत्ति नहीं हो रही तो इसको अनावर्ती अशांत दशमलव कहेंगे। और इसमें आवर्ती हो रही है, 9 की पुनरावृत्ति हो रही है बार बार, तो इसको हम आवर्ती अशांत दशमलव कहेंगे। तो आवर्ती व अनावर्ती अशांत दशमलव के बारे में हम बात करेंगे कि ये शांत दशमलव या अशांत दशमलव में से कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है। तो हम आपको बता दें एक उदाहरण लेके, जैसे एक संख्या लें 3.14567, ये चलती रहेगी। तो हम इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही और ये अनंत तक चलती रहेगी, तो हम इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये एक अपरिमेय संख्या है और यह है अशांत अनावर्ती दशमलव। तो अशांत अनावर्ती दशमलव को हम अपरिमेय संख्या की
श्रेणी में रखते हैं। और इसी तरह हम आवर्ती दशमलव को 3.6666 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 पर बार, तो हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हम आपको लिखकर बताएं कि इसको कैसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो चलो हम देखते हैं P/Q के रूप में इसको लिखते हैं। जैसे एक संख्या ली हमने 3.6, तो इस पर ये बार लगा हुआ है। वो अब हम इसको अक्ष के बराबर मान लेते हैं। माना ये अक्ष के बराबर है। अब हम इस पे एक अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है 6 की, तो हम इसको दोनों तरफ 10 से गुणा कर देंगे, गुणा 10, इधर भी 10 से गुणा कर देंगे। तो मैं इसको सही से लिखना चाहूँगा, तो 10 अक्ष बराबर में 10 से गुणा करेंगे तो 1 अंक आगे सरक जाएगा, तो ये हो जाएगा 36.666 की पुनरावृत्ति हो रही बार बार। अब हम इसको समीकरण 1 दे देंगे और इसको समीकरण 2 दे देंगे। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो हम घटाते हैं। हम समीकरण 1 अक्ष को मानेंगे, तो समीकरण में 1 में प्रॉब्लम हुई है तो हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं। जैसे यहाँ से भी 10 को हटाएंगे और यहाँ से भी 10 को हटाएंगे। और अब हम समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, तो हम घटाते हैं समीकरण 2 में से 1 को, तो 10 अक्ष माइनस का अक्ष बराबर में 36.6 की पुनरावृत्ति और 3.6 की पुनरावृत्ति। तो इधर 9 अक्ष और इधर ये 6 की पुनरावृत्ति बार बार अनंत तक हो रही है, तो इसमें से ये घट जाएगा। अब 36 में से 3 घटाएंगे तो इसको हम 33 भी लिख सकते हैं। तो अब हम 9 अक्ष बाई 33, तो अब हम 9 अक्ष बराबर में 33 लिख दिया। अब हम इससे यहाँ से अक्ष का मान 33/9 प्राप्त कर लेते हैं। और इसी तरह हम अन्य संख्याओं को भी निकाल लेंगे, तो हम कल इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूँ कि सभी को लेक्चर पसंद आया होगा, तो सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और शेयर ज़रूर करें। तो सभी को धन्यवाद। राम राम। जय दरबार की।